बाराबंकी में जीत का फॉर्मूला आखिर है क्या? आज हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस रणनीति की तह तक जाएंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख तय कर सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत का दिल बाराबंकी। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, आप समझिए कि ये एक पॉलिटिकल बैरोमीटर है। यहाँ का जनादेश अक्सर पूरे राज्य की सियासी हवा का रुख बता देता है, इसलिए इसका महत्व कहीं ज्यादा है। और हमारा फोकस कहाँ है? विधानसभा क्षेत्र संख्या 268। देखिए, बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां वो अक्सर ऐसी ही एक एक सीट पर जीती या हारी जाती हैं। इस एक सीट की पड़ताल हमें चुनावों की बड़ी तस्वीर समझने की चाबी देगी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले बाराबंकी को समझेंगे, फिर वोट शेयर के पीछे की कहानी देखेंगे। इसके बाद लोगों की असली परेशानियां क्या हैं वो जानेंगे। फिर एक बड़ी दिलचस्प चतुर्मुखी रणनीति पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये सब 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक परत हटाकर इस निर्वाचन क्षेत्र की हकीकत को समझते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी आंकड़ों और यहाँ की डेमोग्राफी पर नजर डालते हैं। 2022 के चुनाव नतीजों पर एक नजर डालिए। तस्वीर काफी साफ हो जाती है। लगभग 68% का टर्नआउट, जो दिखाता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी ने यहां 47% से ज्यादा वोट लेकर एक बहुत ही मजबूत जीत हासिल की, जबकि बीजेपी लगभग 34% पर दूसरे नंबर पर रही। लेकिन देखिए, चुनावी नंबरों से भी ज्यादा जरूरी होता है वहां का सामाजिक ताना बाना। यहां लगभग 26.5% आबादी अनुसूचित जाति की है और करीब 22.5% मुस्लिम है। अब आप जोड़कर देखिए, ये दोनों समुदाय मिलकर आबादी का लगभग आधा हिस्सा बन जाते हैं और यहीं से इस इलाके की सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस शुरू होती हैं। अच्छा, अब इन आंकड़ों को जरा वक्त के आईने में देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ चुनावों में वोटिंग का मिजाज आखिर बदला कैसे है। 2022 का जो नतीजा था, वो समाजवादी पार्टी की एक तरफा बढ़त साफ साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये इस इलाके में उनकी पकड़ का एक मजबूत ऐलान था। और ये जो ट्रेंड है ना, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी कहता है। आप देखिए, सपा का वोट शेयर लगातार बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ बीएसपी, जो कभी दलित राजनीति का एक बड़ा केंद्र थी, उसका वोट बैंक बहुत तेजी से गिरा है। और ठीक इसी दौरान बीजेपी ने एक जबरदस्त उछाल के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ये दिखाता है कि कैसे एक त्रिकोणीय मुकाबला धीरे धीरे बदल रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ तो है, लेकिन जमीन अब उतनी मजबूत नहीं रही। एक नया चैलेंजर दरवाजे पर खड़ा है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चलिए अब नंबरों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जमीन पर उतरते हैं, असलियत की बात करते हैं। देखिए, सियासत पार्टियों की हो सकती है, लेकिन चुनाव तो हमेशा जनता के मुद्दों पर ही लड़े जाते हैं। और जब हम जनता की बात करते हैं तो हमारे संविधान की मूल भावना को याद रखना जरूरी है। हर नागरिक की गरिमा और बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का अधिकार, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। तो लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? वो उनकी रोजी रोटी से जुड़ी हैं। सबसे ऊपर है नौकरी और रोजगार की कमी, उसके बाद है कमरतोड़ महंगाई, और फिर आता है कानून व्यवस्था का मुद्दा। ये तीन चीजें बाकी सब पर भारी हैं। ये साफ इशारा है कि आर्थिक और सुरक्षा की चिंताएं लोगों के दिमाग में सबसे ऊपर हैं। और ये एक लाइन शायद उन लाखों लोगों की आवाज है जो कहते हैं, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और हमें अपनी सुरक्षा की फिक्र रहती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी की सच्चाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों का, जनता की इन शिकायतों का सामना कैसे किया जाए। और यहीं पर एक बहुत सोची समझी एक चतुर्मुखी रणनीति सामने आती है। इस रणनीति को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। इसका मकसद सिर्फ अपने कोर वोटर्स को साथ रखना नहीं है, बल्कि विकास, सामाजिक सद्भाव और गवर्नेंस जैसे बड़े मुद्दों पर बात करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। इस रणनीति के 4 चेहरे या कह लीजिए 4 स्तंभ हैं। पहला, सामाजिक न्याय, ताकि जो आपका कोर बेस है वो मजबूत रहे। दूसरा, आर्थिक विकास, ताकि रोजगार और महंगाई जैसी चिंताओं का हल निकले। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष सद्भाव, ताकि समाज का हर तबका जुड़ा हुआ महसूस करे। और चौथा, सुशासन, मतलब एक साफ सुथरी जवाबदेह सरकार का वादा। हर स्तंभ एक खास चुनौती का जवाब है।
देखिए, ये सियासी रणक्षेत्र चुनौतियों और मौकों दोनों से भरा है। एक तरफ पार्टी के पास ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक जैसी बड़ी ताकत है, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और संसाधनों की कमी जैसे बड़े खतरे भी हैं, जिनसे निपटना ही होगा। आप देखिए, कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी कागज पर तब तक ही अच्छी है जब तक उसे जमीन पर ना उतारा जाए। तो चलिए देखते हैं कि चुनाव से ठीक पहले के 90 दिनों में इस रणनीति को एक्शन में कैसे बदला जाता है। काउंटडाउन शुरू होता है 90 दिन पहले। उम्मीदवार का नाम फाइनल होता है, मैनिफेस्टो के हिस्से रिलीज होने लगते हैं। 60 दिन पहले रैलियां तेज हो जाती हैं, साइकिल यात्रा जैसे डोर टू डोर अभियान शुरू हो जाते हैं। 30 दिन पहले बड़े बड़े नेता मैदान में उतरते हैं और आखिर में पोलिंग के दिन सारा का सारा फोकस सिर्फ बूथ मैनेजमेंट पर होता है। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ स्टेप बाय स्टेप एक्शन है। तो इन सबको एक धागे में कैसे पिरोया जाए? आखिर में कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो इस पूरी सियासी और चुनावी कोशिश को एक साथ बांध कर रखते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात अहम है, वो है लोगों के डेटा का सम्मान। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क ये साफ करता है कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति और सम्मान के साथ होना चाहिए। ये भरोसे की बुनियाद है। तो आखिरी सिफारिशें क्या निकल कर आती हैं? पहला, अपने कोर ओबीसी मुस्लिम बेस को और मजबूत कीजिए। दूसरा, उन वोटरों तक पहुंचे जो नाराज हैं, खासकर दलित और महिला मतदाता। तीसरा, अपनी सारी बातचीत, सारे मैसेज नौकरी, महंगाई और स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित रखिए। चौथा, जो इंडिया गठबंधन है उसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और पांचवा, आज की डिजिटल दुनिया में गलत सूचना से लड़ने के लिए एक मॉडर्न डिजिटल कैंपेन चलाइए। ये 5 प्राथमिकताएं ही जीत का रास्ता बना सकती हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.